बात कर रहे हैं हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे उस सिलेबस से रिवीजन करते हुए कि हमने पी टाइप को पढ़ा था, एन टाइप को पढ़ा था, पीएन जंक्शन को पढ़ा था। और जंक्शन को जब हम लोग सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों ने दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था। एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। रिवीजन करिएगा। और मैंने पिछले क्लास में बोला था कि कोशिश करो कि सुन करके ही याद कर ले, रट करके नहीं। इस चैप्टर में रटने जैसा कुछ नहीं। जहां रटने वाला था वहां मैंने बताया कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। सुन लो, ध्यान देना, आपको याद रह जाएगा कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड दिस एडिशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और अगर इसी के अपोजिट कि पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी या सेल के और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी या सेल के अगर कनेक्ट कर दें तो ये जो कनेक्शन होगा वो रिवर्स बायस कहलाएगा। फॉरवर्ड बायस जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाता है, जो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज कर जाता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर जाता है, और रेसिस्टेंस एट द जंक्शन काफी कम हो जाता है, जिससे ये करंट को कंडक्ट करता है इन फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है कि हम लोग को वहां पोटेंशियल बैरियर ज्यादा मिलता है, जिसके वजह से हम लोग को ये डिप्लेशन लेयर का थिकनेस ज्यादा मिलता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल बैरियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस, इट इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो आप सारे टर्म्स को ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में कनेक्ट करने पर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है, उसका डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज करता है, जंक्शन पर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, और करंट को ये कंडक्ट नहीं करता है, मतलब एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। मतलब एक ही चीज जरा सोच के देखो कि वही पीएन जंक्शन डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस में गुड कंडक्टर, और रिवर्स बायस में वही चीज उल्टा जोड़ दिए तो वो बैड कंडक्टर हो जाता है। मतलब कंडक्टर नहीं इंसुलेटर के टाइप में बिहेव करता है। एक ही चीज, कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है। उसी तरह से सेमीकंडक्टर का शुरू में पढ़ रहे थे हम लोग कि 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर और टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टर बन जाता है। उससे हमने बनाया पीएन जंक्शन डायोड, तो वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर और रिवर्स बायस में नॉन कंडक्टर के टाइप में बिहेव करता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को आपको समझना है कि वीआई ग्राफ हम लेते हैं इसके लिए। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है ये कि कैसा होगा। तो देखो जो पिछले क्लास में हम सीखे उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि अगर हम लोग यहाँ वीआई का ग्राफ खींचते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ होगा ये। तो देखो ऐसा है कि ये हमारा मान लेते हैं कि वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस का रिप्रेजेंट कर रहा है, या रिवर्स बायस का रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होता है, समझ सकते हैं आप। यहाँ करंट भी जो है फॉरवर्ड बायस का रिप्रेजेंट कर रहा है, या रिवर्स बायस का करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करते हैं किसी सेमीकंडक्टर डायोड को, जिसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करता है। लगता है कि ये ओम के लॉ को फॉलो करता है, लेकिन करता नहीं है। आप याद करना, ये वाला ग्राफ आपको हम इससे पहले लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में पढ़ाए थे, और वहां हम बोले थे कि लाइफ में पहली बार ऐसा ग्राफ सीख रहे हैं, और वैसा ही ग्राफ, वही ग्राफ देखो यहाँ है। और अब आप उसको और बेटर समझिएगा। हम क्या बोले थे उस टाइम में कि कुछ ओमिक होता है सब्सटेंस और कुछ नॉन ओमिक होता है। ओमिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक वो होते हैं जैसे पीएन जंक्शन डायोड, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। ये क्या करता है कि जब वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो शुरू में इसके करंट में इंक्रीज तो होता है लेकिन काफी कम होता है, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता है जहां के बाद जो है ना करंट इसका देखो ऐसे इंक्रीज करता है, रैपिडली इंक्रीज करता है। यहाँ देखो, यहाँ के बाद जो है इसमें देखो यहां से यहां तक वोल्टेज के चेंज में करंट इतना सा बढ़ा, और इसमें देखो यहां से यहां तक में करंट यहां से यहां पहुंच गया। तो एक ऐसा वोल्टेज होता है, इसको हम लोग वीके कहते हैं, इसको नी वोल्टेज कहते हैं, और हिंदी में इसको जानू वोल्टता कहते हैं, वीके। तो ये जो नी वोल्टेज होता है, इस पर आने के बाद इसका वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ा तो करंट में काफी हाई राइज होता है, ये ऐसा चेंज होता है। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस में। और आप पढ़े हुए क्या है कि वीआई का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और ओम्स लॉ या ओमिक कंडक्टर। और ये देख लो बिगड़ा हुआ कहीं का, ये बात ही नहीं मानता है ओम्स लॉ का, ये ऐसे हो जाता है। तो ये जो होता है ये होता है फॉरवर्ड बायस में, इसलिए इसको हम लिखते हैं एफबी, और ये होता है नेचर पीएन जंक्शन डायोड का। लेकिन रिवर्स बायस में देखो इसका कितना जबरदस्त चेंज होता है नेचर। और ये देखो ऐसा होता है कि रिवर्स बायस में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो वोल्टेज बढ़ाने पर इससे करंट में बहुत लेस चेंज होता है, मतलब करंट तो जाता ही नहीं।
वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है या चेंज नहीं के बराबर होता है। यहाँ तक आते आते ना इसके वोल्टेज यहाँ पहुंच गया और करंट देखो मात्र यहाँ से यहाँ ही पहुंचा है, मतलब बहुत छोटा है। तो वोल्टेज जब रिवर्स बायस या आरबी की बात कर रहे हैं हम, तो रिवर्स बायस में जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के मान में काफी कम चेंज होता है और ये करंट लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं बढ़ता है। लेकिन एक डिफरेंट वोल्टेज के बाद, अब ये मत पूछना कि सर कितना होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो एक डिफरेंट वोल्टेज के बाद इसके ना वो करंट में एकाएक ऐसे राइज करता है, एकदम सीधा ऐसा। और जब ऐसा होता है तो एकाएक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं VBR, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, भंजन वोल्टता कहते हैं हिंदी में इसको। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है कि एकाएक करंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये उसी पीएन जंक्शन को डैमेज कर देता है, लॉस मतलब जला देता है उसको। अब यहाँ क्या है कि जब हम लोग इसके ग्राफ को देखें तो ये ओम्स लॉ को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ क्या था कि ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेगा। ये देखो यहाँ से डांस करता हुआ ऊपर गया, यहाँ पहले तो ये बढ़ा ही नहीं, एकाएक ऐसे हो गया। तो ये जो होता है ये ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, इसलिए ये नॉन ओमिक सब्सटेंस है पीएन जंक्शन डायोड। और नेचर इसका क्या है कि फॉरवर्ड बायस में ये इजी कंडक्ट करता है करंट को, लेकिन रिवर्स बायस में ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है। और जब करंट को कंडक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो शुरू में कुछ करेगा ही नहीं, और एकाएक जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो एकदम इतना ज्यादा करंट को बढ़ा देता है कि वो उसी पीएन जंक्शन डायोड को डैमेज कर देता है। मतलब ये काम का हुआ ही नहीं। मतलब रिवर्स बायस में बताओ पहले करंट भेज ही नहीं रहा था, और जब हम वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दे कि वो जल जाए, तो मेरा काम तो वो नहीं किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में कंडक्टिविटी करंट की नहीं होती और फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिविटी होती है। और देख लो जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में ना जबरदस्त चेंज देखने को मिलता है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, VI ग्राफ। ये है फॉर फॉरवर्ड बायस और ये है फॉर रिवर्स बायस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। सर वीडियो रुक क्लियर गया है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपसे यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कैसे, वो ध्यान देना। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो फॉरवर्ड बायस पढ़ाए हुए हैं, रिवर्स बायस पढ़ाए हुए हैं, उसी को लिखना है आपको, एक फिगर दिखा देना है उसका, और उसके बाद फिर आपको ये VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना करके और जो 2 पॉइंट है फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए वो आपको समझा देना है। यू विल गेट 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का ही टॉपिक है। तो यहाँ तक जितना भी पढ़े है ना, उन सब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बड़ा है, इन सब में जितना है वो सब छोटा वाला ही है, 2 मार्क्स वाला ही टॉपिक। तो इसमें सब कुछ हम लोग को 2 मार्क्स ही पढ़ना है यहाँ, लेकिन यहाँ तक का। लेकिन यहाँ के बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो अकेला इकलौता टॉपिक है जो मोस्टली 5 नंबर के लिए वही पूछा जाता है, या इसके अलावे एक आध क्वेश्चन और है जो पूछता है, लेकिन उसके अल्टरनेट में कोई ना कोई रहता ही है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग 5 बजे ज्वाइन किए, चालाक विद्यार्थी हूँ, क्लास 4:45 में ही स्टार्ट हो गया था। अलग बात है आईडी पासवर्ड में हम गलती से 5 बजे लिख दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 5 मार्क्स के लिए होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावे इससे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। होता क्या है रेक्टिफायर, पहले इसका नाम समझो। इसका हिंदी में नाम होता है दिष्टकारी। जब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे बेनिफिट्स पढ़ रहे थे ना, जब एडवांटेज ऑफ एसी पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने बताया था आपको कि विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। वहां पे आप पूछे थे मेरे से रेक्टिफायर क्या, हम बोले थे आपको कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे तो ये रेक्टिफायर को हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा एक बात बताना हमको, 4, 5, 7 क्लास हम लोग देख लिए हैं इसका एसी, मतलब ये जो 7 क्लास तक का सिलेबस, 8 क्लास तक का सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करंट के बाद तुरंत इसको पढ़ाना मेरा गलत डिसीजन है क्या? देखो तो हम लोग करंट को ही पढ़ रहे हैं ना इसमें मेनली। Yes, sir. Yes, sir. फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। भाई करंट के साथ ही अगर पढ़ ले तो ये ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि हम लोग पहले करंट पढ़े हुए हैं।
तो करंट से मैंने 3 पढ़ा, इंडक्शन पढ़ा, अब की बार यहाँ एसी पढ़ा, अब यहाँ पढ़ लेते हैं इसको कि ये एसी का जब हम लोग यूज करेंगे इसमें तो देखना और जबरदस्त होने वाला है। तो इसी कारण से हम 7 नंबर चैप्टर से डायरेक्ट उछल के चले गए हैं 14 नंबर पे, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। अब ये जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर बाकी जो बचेगा वो सब बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो करंट से रिलेटेड नहीं होगा, वो फिर हम लोग का अलग अलग ब्रांच ही होगा फिजिक्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिस्कारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, जो पढ़ाए थे आपको, हिंट किए थे वहां, और यहाँ हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब कौन सा डिवाइस, क्या क्या ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बताओ। नो सर, ठीक है। नो सर। नो सर। नो सर। क्या ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में करता है? बाकी लोग आंसर करो हमको। नो सर। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। तो फिर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये भी हमको आंसर कर दो। ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या है? स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम और बेसी करना है, वोल्टेज का कम और बेसी करना। हाँ, ये वाला सही आंसर होगा। स्टेप अप या स्टेप डाउन कहना सही नहीं होगा, आप उसको कहिए ना वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करता है, सिंपल लैंग्वेज। यस सर। ट्रांसफॉर्मर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। अब यहाँ पूछोगे सर इन्वर्टर क्या करता है फिर, तो इन्वर्टर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसफॉर्मर काला डिवाइस नहीं है, उसमें बहुत कुछ लगे हुए हैं, और असल में वो रेक्टिफायर का सबसे बेस्ट नमूना है। इसके अलावे आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, इसके अलावे लैपटॉप का चार्जर हो गया, जितना भी डिवाइस जो भी अडेप्टर होता है, जैसे कुछ लोग टीवी में एलईडी टीवी में देखा होगा अडेप्टर होता है, वाईफाई राउटर का अडेप्टर होता है, या जहां कहीं भी आप अडेप्टर देखते हो ना, असल में वो रेक्टिफायर ही होता है। प्रैक्टिकली काम क्या करता है उसको समझो कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के यूज होता है उसी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। 2 क्वेश्चन हम पहले से बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए हुए हैं, कल के टेस्ट में आया भी था, और आप लोग महान लोग कल के टेस्ट में कोई थे नहीं, 2-3 लोग को देख छोड़ करके, और बाकी कोई थे नहीं। जितना अभी हमसे लाइव पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, इतना भी नहीं था कल के क्लास में लाइव। तो कल अगले बार से संडे से बंद होता है वो, अब आगे से हम लेने वाले नहीं, उतना हमको फोकस का एनर्जी है, टाइम में हाईएस्ट गया था उसमें, और 77 अभी मेरे से लाइव पढ़ रहा है। क्या इंग्लिश मीडियम का सारा स्टूडेंट था उसमें? यस सर। हमको इस पे बात नहीं करना है, हमको चाहिए नहीं, हम पहले ही बोल दिए थे अगर 100 से कम होगा तो हम क्लास नहीं लेने वाले हैं लाइव यूट्यूब पे। हमको क्या मतलब है यार, हमको ना किसी से जंग लड़नी ही नहीं है इसमें, यूट्यूब वाला वो हम पहले से ही थे, और हमको आगे इस पे कंपटीशन करना ही नहीं है, हमको कंपटीशन करना होगा रिजल्ट का, तब हम बात करेंगे। अभी पहले जो बता रहे हैं उस पर कि ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है उसका म्यूचुअल इंडक्शन। एक और डिवाइस है जनरेटर, ऑन विच डिवाइस जनरेटर वर्क्स, ऑन विच प्रिंसिपल जनरेटर वर्क्स, तो ये भी सबको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कल आया भी था टेस्ट में। तो वैसे ही तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऑन विच प्रिंसिपल रेक्टिफायर वर्क्स, और ये जब क्वेश्चन होगा तो बड़ा ही यूनिक होगा कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। हमने क्या बताया अभी कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता ही नहीं, मतलब ये एज अ वॉल्व काम करता है। कोई हमको बताएगा वॉल्व का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आने देगा लेकिन जाने वापस नहीं देगा। ओनली वन डायरेक्शन सर। यस सर, हाँ, ओनली वन। केवल बिल्कुल सही जवाब दिया हमको कि वन डायरेक्शनल फ्लो जो होता है ओनली वन डायरेक्शन में वो काम करता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं काम करता है। इसका सबसे हम बेसिक एग्जांपल बताते हैं आप लोग को कि साइकिल में कभी हवा भरे हैं या फुटबॉल में हवा भरे हैं? यस सर। उसमें ना हम लोग बोलते हैं भेल, वो भेल नहीं होता, असल में वॉल्व होता है वो। और उसमें देखा होगा कि वो ना केवल एयर को इनलेट कर सकता है, वो आउटलेट नहीं करता, बाहर नहीं निकालता। बाहर निकाल देता है तो हम बोलते हैं कि भेल कट गया है उसका, असल में वॉल्व कट जाता है उसका। ठीक है, तो वो जो होता है जो यूनिडायरेक्शनल हो उसी को हम लोग वॉल्व कहते हैं। तो ये भी एज अ वॉल्व होता है। जैसे आपका चार्जर देखो क्या काम करता है कि वो जब लाइन आया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आपके फोन को चार्ज करता है, लाइन कट गया तो आपका बैटरी खींच करके वापस नहीं देता वो। किसी किसी के यहाँ पुराने जमाने वाला अगर नोकिया वाला फोन याद होगा तो उसमें क्या होता था ना कि चार्जर में लगा दिया, खराब होने के बाद
लाइन कटने के बाद मतलब लाइन आया हुआ चार्ज में लगा दिया ना उसको, तो मान लो कि 30% बैटरी था, उसने चार्ज में लगाया, लाइन था तब तक उसको 30 से 50% पहुंचाया, और लाइन कट गया तो फिर 50 से घुमा करके 10% कर देता था। किसी के यहाँ ऐसा हुआ है नोकिया वाला फोन में, स्पेशली पहले 5-10 साल पहले वाले में? यस सर। कॉमन प्रॉब्लम था ये पुराने जमाने वाले फोन का। अब क्या स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब का स्मार्टफोन जो होता है उसमें बहुत ही स्मार्ट चार्जर और मोबाइल फोन का जो है सिस्टम है। अब हम लोग फास्ट चार्ज पे चले गए हैं। अब तो 65 वाट का चार्जर आने लगा है, बहुत हाई पाथ मतलब हाई स्पीड चार्जिंग करने वाला। आप लोग के पास होगा भी हाई स्पीड चार्जिंग वाला कि लगाया 10 मिनट में 40% से 50% चार्ज कर देने वाला फोन। यस अब के नया वाले देश आ रहे हैं, तो करो हमको इस पे बात नहीं करना, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो होता है मतलब यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वॉल्व। तो ये एक वॉल्व की तरह से काम करता है कौन? सेमीकंडक्टर डायोड। और इसी का फायदा हम उठाते हैं रेक्टिफायर के फॉर्म में, कि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। अब करते हैं जब रेक्टिफायर को हम लोग कन्वर्ट, तो रेक्टिफायर को कन्वर्ट करने में रेक्टिफायर को कन्वर्ट करने में हम लोग जब देखते हैं तो दो तरह का हम लोग को मिलता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ये क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि ये अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हाफ वेव को करेगा। हाफ वेव को करेगा तो कैसे करेगा ये भी आपको समझना होगा पहले, क्योंकि इसमें हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रटने जैसा हम आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप इसमें कुछ रटो, हम चाहते हैं कि एक बार यहाँ लेक्चर सुनो, दिमाग को बढ़िया से कंसंट्रेट करके सुन लो आप, तो दोबारा इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग खपत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन चैप्टर पे आपका एकदम बढ़िया से कमांड बना हुआ रहेगा। देखिए यहाँ हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में आपको याद होगा कि एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, और यहाँ हम लोग प्राइमरी कॉइल को सोर्स से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा एसी इनपुट यहाँ से ले रहा है। अब एसी इनपुट ले रहा है, इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे, ये सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। कोई हमको बताएगा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। कुछ लोग स्टेप अप बोल रहे हैं, गलत है, स्टेप डाउन ना होगा। सेकेंडरी कॉइल छोटा ना है तो कम वोल्टेज को देगा, तो स्टेप डाउन करेगा ये। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। और यहाँ हम लोग एक डायोड को लगा देते हैं, और ये डायोड देखो यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, बीच में एक छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, इसको लोड रेसिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं, एंड दिस गिव्स डीसी आउटपुट। अब जरा इसका खेल समझो कि क्या खेल होता है इसमें। सबको याद होगा कि एसी जो है वो अल्टरनेट करता हुआ, कि जब ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये माइनस तो ये प्लस, फिर ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये माइनस तो ये प्लस है, यही नौटंकी इसका चलते रहता है। तो इसके कारण जब म्यूचुअल इंडक्शन हो करके सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट होगा तो वो भी एसी ही होता है। मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं करता, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, लेकिन वो रहता एसी में ही। तो यहाँ जो इसमें सेकेंडरी कॉइल में आएगा, जब यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, फिर ये माइनस जब होगा तो यहाँ भी माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ऐसे करके ये अल्टरनेट करता हुआ होता है। अब इसको ग्राफ से समझो कि क्या खेल हो रहा है यहाँ, कि ये मान लेते हैं कि हमारा इनपुट है, और इनपुट जो है वो देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब बढ़िया से ऐसे ग्राफ बनाना था आपको, बढ़िया से बनाइएगा इसको। और इसके आउटपुट को हम देखते हैं तो क्या काम होता है आउटपुट के साथ। इसको बराबर बराबर सबको बनना चाहिए, मेरा हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा हो गया हो। तो जब देखो ये प्लस होगा तो इस डायोड को देखना, इसका ये ट्रायंगल यहाँ है, आपको हम सिखाए हुए थे कि ट्रायंगल जो होता है वो पी टाइप होता है, और जो लाइन होता है वो एन टाइप होता है। तो बताओ जब ये ट्रायंगल मतलब पी टाइप को पी टाइप में पॉजिटिव जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। पी टाइप में पॉजिटिव जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग को यहाँ से ये कंडक्ट करता हुआ मिलेगा, और यहाँ से हम लोग को इसका देखो रेक्टिफिकेशन, मतलब यहाँ से हम लोग को ये पास होकर के मिल जाता है। यहाँ से हम लोग को नेगेटिव आके मिल गया, तो ये वाला जो है वो नेगेटिव यहाँ से आकर के दे दिया, और ये वाला हम लोग को यहाँ पॉजिटिव दे दिया। अब समझो कि अब ये अल्टरनेट किया, तो अल्टरनेट किया तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा।
तो नीचे वाला पॉजिटिव हुआ, लेकिन ऊपर वाला जब नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव जाएगा पी टाइप में, और पी टाइप में जाने पर वो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, तो बोलो नेगेटिव को वो पास ही नहीं करेगा, तो वो वाला बीच में डायरेक्शन करंट रुक गया, वहां पे पास ही नहीं हुआ, रुक गया वो नेगेटिव वाला। अगली बार फिर अल्टरनेट किया, तो अल्टरनेट किया तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फिर इससे पास करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब वो उल्टा हुआ नेगेटिव हुआ तो फिर से वो पास नहीं किया, फिर पॉजिटिव हुआ तो पास किया, नेगेटिव को नहीं पास किया, पॉजिटिव को पास किया, नेगेटिव को पास नहीं किया। तो इस तरीके से केवल एक हाफ को ये पॉजिटिव को कंडक्ट करता है और नेगेटिव को एकदम सीधे साइड कर देता है कि उसको पास ही नहीं करता। तो हम लोग को यहाँ जो मिलेगा इसमें ये वाला ऑलवेज फिक्स रहेगा पॉजिटिव और ये ऑलवेज फिक्स रहेगा नेगेटिव। तो बताओ जब पोलैरिटी फिक्स हो जाए तो ऐसे वाले करंट को हम लोग डीसी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो आउटपुट यहाँ मिलेगा वो डीसी होगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे कि सर यहाँ जब पॉजिटिव था तो ये तो पॉजिटिव हो गया था ना, तो ये पॉजिटिव तो मान लिए चला भी आया, तो इधर से तो नेगेटिव आया ही नहीं। तो जब तक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं ना होगा। इस कारण से जब ये पॉजिटिव हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से नेगेटिव आया ही नहीं। लेकिन जब वो ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव चला गया, तो एक हाफ का ये रेक्टिफिकेशन करता है, दूसरे हाफ को ये फिल्टर करके साइड कर देता है। तो इस कारण से हम लोग मेन जो पढ़ रहे हैं एसी का नॉट फिक्स पोलैरिटी, लेकिन डीसी कहने का मतलब उसकी पोलैरिटी फिक्स हो गई कि ऊपर वाला जब भी रहेगा तो वो पॉजिटिव को ही देगा, नीचे वाला जब भी है वो नेगेटिव को ही देगा, या तो नहीं देगा या देगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही देगा। तो इस कारण से यहाँ से हम लोग को केवल हाफ वेव ही मिल पाता है, इस कारण से इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बताओ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? यस सर। अच्छा रखने जैसा कुछ है क्या इसमें? नो सर। बोल रहे हैं यस सर। क्या रटिएगा वाला किसे? आप रट्टू मत हो फिर। इससे ज्यादा बढ़िया आपको ना तो कहीं किसी वीडियो में मिलेगा, आप देख लेना सर्च करके यूट्यूब पे भी, या आप किसी भी किताब को पढ़ के देख लो। आपको समझने के लिए लिखी हुई सारी बातें वही है, लेकिन समझने के लिए इससे बढ़िया कहीं शॉर्ट में इतना इफिशिएंट तरीके से शायद ही कहीं मिल जाए आपको। तो ये होता है हमारा रेक्टिफायर का। अब समझो इसमें इसके साथ क्या है कि हम लोग को डिसएडवांटेज भी मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है ये आपसे पूछेगा कि डिसएडवांटेजेस क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाला आपको मिला, ये गायब हो गया, ये मिला, ये गायब हो गया, ये मिला, ये गायब हो गया। तो बताओ यहाँ पे कंटिन्यूअस डीसी मिल रहा है क्या? यस और नो? नो सर। तो एक हाफ को भेज रहा और दूसरे हाफ को ये गायब कर दे रहा, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी इफिशियंसी काफी कम होगी। ये आधा काम किया आधा छोड़ दे रहा है, मतलब इफिशियंसी काफी कम होती है और डिसकंटिन्यूअस डीसी को हम लोग को देता है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका कि ये देखो ऐसे करंट हम लोग डीसी पढ़े हुए, मतलब डीसी करंट सीधा होना चाहिए, कोई चेंज नहीं। आई नौटंकी क्या करता है, ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। तो अरे वीडियो रुका हुआ है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा बालक, मेरे यहाँ से बिल्कुल ठीक है, वापस से ज्वाइन कर लो आप। बाकी सब लोग को ठीक है ना? यस सर। मेरे यहाँ तो फोड़ के चल रहा है। अलग बात है शकल थोड़ा खराब है तो काला दिख रहा है, शर्ट भी काला पहन लेते तो और काला दिखते। चलो हमको कंप्लीट करना है टॉपिक, ध्यान देना यहाँ कि अगर हम लोग को यहाँ एकदम स्मूथ मिलता तो वो प्योर डीसी होता सीधा, लेकिन ये नौटंकी ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो डीसी मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है। पहला प्रॉब्लम ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, इस कारण से एफिशिएंसी काफी कम होती है। दूसरा प्रॉब्लम डीसी जो मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता, वो फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी होता है। अब इसमें कहता है कि अगर ये ऐसा डीसी मिला तो हम लोग इसके लिए वोल्टेज का रिलेशन कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देना एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वोल्टेज के लिए। तो VDC जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो अगर लिखे तो ये होता है मीन लोड करंट और मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस। तो मीन लोड करंट को अगर हम लिखते हैं तो इसको कर देते हैं IDC, क्योंकि हम लोग को यहाँ से डीसी ही मिल रहा है आउटपुट के रूप में। तो मीन लोड करंट IDC और मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस को कर लेते हैं RL। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि मीन डीसी को लिखते हैं तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि AC का मीन वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। हम लोग लंबा सा सॉल्यूशन करके निकाले थे मीन वैल्यू ऑफ AC और फिर निकाले थे RMS वैल्यू ऑफ AC। तो मीन वैल्यू में निकाला हुआ था कि 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई होता है। इसमें
अगर ये फुल डीसी रहता, फुल एसी होता, मतलब फुल डी में होता, तो हमको 2i0/पाई मिलता, लेकिन ये आधा ही है, आधा तो गायब ही कर दिया। तो जब आधा है, इस कारण से हम लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i0/पाई मिल जाएगा। तो यहाँ अगर हम VDC के लिए लिखें तो VDC के लिए यहाँ मिल जाएगा हम लोग को I0, IDC के लिए I0/पाई और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो जाएगा RL। तो ये मिल जाएगा हम लोग को VDC के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए। बताओ सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। आप अगर पूछा ना बालक तो वो 2 नंबर के लिए पूछेगा, और ध्यान रहे 2 नंबर के लिए पूछेगा तो आपको इतना पूरा करना होगा इसके लिए। अब इसी को हम चेंज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर में। देखना अब समझना, फुल वेव रेक्टिफायर और आसान हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसके फिगर में, कि इसमें एक नहीं, इसमें हम लोग 2 लगाते हैं, 2 ये लगाते हैं, डायोड लगाते हैं, और इसका आउटपुट के लिए हम लोग बीच से एक निकालते हैं सेंटर टैपिंग, मतलब बीच से लगा हुआ होता है ये, और एक डायोड देखो हम लोग यहाँ भी कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको ला करके देखो ऐसे ऐड कर लिया दोनों, और यहाँ बीच से इसको लाके कनेक्ट कर दिया, और यहाँ हम लोग लगा लेते हैं छोटा सा रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस RL, और यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं। ध्यान देना, ये DC आउटपुट हम लोग को बीच से निकलता है। अब बोलोगे सर बीच में निकलेगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो ना बीच में हमेशा माइनस ही देता रहता है। जब E प्लस तो यहाँ से माइनस मिलता है, जब E प्लस होता है तो यहाँ से माइनस मिलता है, ऐसे करता है ये। अब समझो कि काम कैसे करेगा ये, कि AC जो है उसका इनपुट तो यही वाला मिलेगा, और E जब मिलेगा तो यहाँ देखो प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ऐसा होगा। इसी के अपोजिट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अब देखो जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो इसको मान लेते हैं डायोड D1 और इसको मान लेते हैं डायोड D2। तो देखो प्लस होगा तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस यहाँ पॉजिटिव दे देगा, ये यहाँ से नेगेटिव दे देगा। अब ये नेगेटिव जब है तो D2 होगा यहाँ नेगेटिव P टाइप से जुड़ रहा है, P टाइप में जा रहा है, तो ये रिवर्स बायस, और यहाँ से आपको करंट मिलेगा ही नहीं। एक बार फिर से बोलते ध्यान दो कि जब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव P टाइप में आ रहा है तो फॉरवर्ड बायस और करंट कंडक्ट होगा, और जब ये नेगेटिव P टाइप में आएगा तो रिवर्स बायस करंट कंडक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से ही पार ही नहीं करेगा। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव मिल गया, यहाँ से नेगेटिव मिलता है। अगली बार रिवर्स होगा तो ऊपर नेगेटिव P टाइप में जाएगा, रिवर्स बायस करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, आगे जाने ही नहीं देगा नेगेटिव को। यहाँ देखो जब पॉजिटिव होगा तो D2 हमारा फॉरवर्ड बायस, और ये अब कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव को भेज देगा, तो यहाँ से पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव यहाँ से पार ही नहीं हुआ, यहीं पर आ गया, बॉल के टाइप में रोक दिया उसको, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव मिल गया। फिर अगली बार जब ऊपर प्लस होगा तो D1 से करंट आएगा, D2 रोक देगा, और नीचे प्लस होगा तो D2 से करंट जाएगा, D1 रोक देगा। मतलब एक राउंड में जो चेंज होता है, तो एक बार ये फॉरवर्ड रिवर्स, तो अगली बार ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, फिर ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, मतलब 2 में से एक हमेशा फॉरवर्ड बायस और एक हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तो केवल एक ही कंडक्ट करता है, दूसरा ना रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव और यहाँ ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। मतलब फर्स्ट हाफ में मान लो कि D1 फॉरवर्ड बायस है तो ये दे दिया, और सेकेंड हाफ में D2 फॉरवर्ड बायस है, ये D2 दे देगा। मतलब यहाँ पे हमको ना 2 बनाना चाहिए था, ऐसे एक ही से समझो आप कि यहाँ पे हम लेते ना D2 के लिए भी एक इनपुट लेते, तो D2 के लिए इनपुट लेते तो ये वाला जो है इसको मिल रहा है पॉजिटिव, अगली बार जब ये पॉजिटिव मिलेगा तो ये भी देखो ऐसे दे देगा, फिर इसमें D1 जो है वो पॉजिटिव दे देगा, और फिर देखो D2 फिर यहाँ पॉजिटिव दे देगा। ऐसे करके मतलब पॉजिटिव हाफ में D1 से और नेगेटिव हाफ में D2 से, फिर पॉजिटिव हाफ में D1 से, फिर नेगेटिव हाफ में D2 से, फिर पॉजिटिव हाफ में D1 से, नेगेटिव हाफ में D2 से। तो एक बार D1 एक बार D2, एक बार D1 एक बार D2, ऐसे करके और दोनों मिलके इस पूरे का रेक्टिफिकेशन कर देता है, फुल वेव का रेक्टिफिकेशन करता है। इस कारण से इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बताओ इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा रिवीजन हम फिर से करवाते हैं, ध्यान देना कि यहाँ जब AC होता है तो ऊपर प्लस तो D1 फॉरवर्ड बायस ये करेगा, और जब नीचे प्लस होता है तो D2 फॉरवर्ड बायस ये करता है। तो जब ऊपर फॉरवर्ड बायस तो नीचे वाला रिवर्स बायस ही कंडक्ट करता ही नहीं नेगेटिव को। मतलब ये D1 और D2 दोनों मिलके ऑलवेज इधर जो है वो प्लस ही आने देता है, माइनस को आने ही नहीं देता। तो जब प्लस होता है तो ये वाला टर्मिनल आपका हमेशा प्लस बन जाएगा हमेशा के लिए, और ये वाला टर्मिनल यहाँ से आपको हमेशा माइनस बन जाएगा। तो अगर पोलैरिटी फिक्स हो गई, टर्मिनल फिक्स हो गया, तो वो DC हो गया। इस कारण से ये हम लोग को जो यहाँ मिलता है वो DC मिलता है।
और ये एसी के फुल वेव का रेक्टिफिकेशन करता है, इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, पूरे वेव का रेक्टिफिकेशन होगा यार। अब इसका देखो जो डिसएडवांटेज पढ़े थे उसका, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एडवांटेज क्या होगा फुल वेव में। तो पहली बात तो ये कि इसका फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ है तो कंटिन्यूअस वेव मिला है आपको, और जब कंटिन्यूअस, यहाँ देखो छूट के नहीं जा रहा है, वो कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस है तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, और जब इफिशियंसी ज्यादा पहले वाले से हाफ वेव के रेस्पेक्ट में इसकी ज्यादा होगी। दूसरा एडवांटेज समझो कि यहाँ भी जो हम लोग को डीसी मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता, हम लोग का प्योर डीसी कैसा है, एकदम सीधा जाता है, आई नौटंकी बाजा ऐसे कुदकते कुदकते चलता है। तो ये कुदकते कुदकते जो चल रहा है ये प्योर डीसी नहीं बल्कि ये भी पल्सेटिंग डीसी है, ये कंटिन्यूअस तो है, मतलब डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये भी पल्सेटिंग टाइप का है, फ्लक्चुएटिंग टाइप का है। तो इसको ठीक ना हम लोग एक सिंपल से फिल्टर सर्किट को लगा करके और इसको ठीक कर लेते हैं, अगले क्लास में हम आपको फिल्टर सर्किट पढ़ा देंगे। तो इसको जो ये पल्सेटिंग डीसी है उसको इजिली हम लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट। तो हमारा ये प्योर डीसी यहाँ से मिल जाएगा और इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़िया है। अब इसके लिए आपको निकालना है एक्सप्रेशन, तो फॉर्मूला तो एक्सप्रेशन का यही सेम रहेगा इसमें भी, बस अंतर क्या होगा कि यहाँ फुल वेव का हो रहा है तो यहाँ 2I0 बाई पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2I0 बाई पाई हो जाएगा। बताओ क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपसे अब सुनो कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 5 मार्क्स का पूछेगा, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर एक्सप्लेन। तो जब रेक्टिफायर खाली कर दिया तो तुमको दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, पहले रेक्टिफायर का डेफिनेशन, फिर उसका पूरा प्रिंसिपल बताना होगा, फिर उसके पूरा फुल वेव हाफ वेव दोनों को पूरा एक्सप्लेन करना होगा, अब तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको 2 नंबर का इसमें से पूछेगा तो क्या पूछेगा, या तो केवल हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना होगा या फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद फिर इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है, सीबीएसई में बीएसए भी पूछ सकता है, हर वैरायटी इससे पॉसिबल है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इससे तैयारी करके रखना है, और हमको बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई चीज रटने लायक हो, अगर आपने एक बार समझ लिया तो सबको आसानी से